नमस्कार साथियों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपडेट खास तौर पर उन लाखों परिवारों के लिए अहम है जो ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत आने वाली पेंशन पर अपने रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों और घर के जरूरी कामों की योजना बनाते हैं। इस समय पेंशन को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वे सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि कई सालों से चल रही उस बहस का ताजा जवाब है जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। इसके साथ साथ प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है, खासकर उनके लिए जो अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं या जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब अपनी पेंशन की गणना को लेकर सही और स्पष्ट जानकारी चाहते हैं कि आखिर पेंशन बनती कैसे है, किस आधार पर तय होती है और अनुमानित तौर पर कितनी मिल सकती है। इसलिए आज की जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ हम उन सभी बातों को शामिल करने वाले हैं जो सरकार के जवाब, ईपीएस के फंड की स्थिति, डीए की मांग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की प्रगति और पेंशन कैलकुलेशन के फार्मूले से जुड़े हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी खबरें उन साथियों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिनके लिए यह सूचना काम की हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की मांग अभी तक क्यों अटकी हुई है और सरकार ने इस पर आखिर क्या कहा है। लंबे समय से पेंशन भोगियों और उनके संगठनों की तरफ से यह मांग दोहराई जाती रही है कि न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि मौजूदा दौर में बुनियादी जरूरतें भी इससे पूरी नहीं होती। इसी मांग के साथ पेंशन भोगियों की तरफ से यह भी कहा जाता रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इलाज का खर्च तेजी से ऊपर जा रहा है और ऐसे में पेंशन को ना तो महंगाई के हिसाब से जोड़ा गया है और ना ही किसी महंगाई भत्ते के जरिए इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है। इसी वजह से 7500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, परिवार पेंशन का लाभ और मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये चार मुख्य मांगे लगातार चर्चा में रही हैं। अब सरकार की तरफ से जो स्पष्ट जवाब सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 तक बढ़ाने में देरी के पीछे कई वित्तीय और तकनीकी कारण हैं। सरकार का कहना है कि ईपीएस फंड की बीमांकित स्थिति यानी फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन इस समय एक बड़ी चिंता है। सरल भाषा में समझें तो एक्चुरियल मूल्यांकन यह देखता है कि आने वाले वर्षों में फंड को कितनी पेंशन देनी होगी और उसके मुकाबले फंड के पास कितनी संपत्तियां, योगदान और संसाधन उपलब्ध रहेंगे। सरकार ने संसद में दिए गए विवरण में यह बात सामने रखी कि ईपीएस योजना का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और जो मूल्यांकन 2019 तक किया गया था उसके अनुसार योजना घाटे की स्थिति में बताई गई है। घाटे की स्थिति का मतलब यह है कि भविष्य में फंड पर जितनी देनदारियां आएंगी वे उसकी अनुमानित परिसंपत्तियों और संभावित संसाधनों से अधिक हो सकती हैं। इसी आधार पर सरकार कहती है कि अगर न्यूनतम पेंशन में एक साथ और तेजी से बड़ा उछाल दिया गया या पेंशन को महंगाई से जोड़ दिया गया तो इससे फंड पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और दीर्घकालीन स्थिरता यानी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सरकार की दलील का दूसरा हिस्सा वित्त पोषण संबंधी बाधाएं हैं। इसका संकेत यह है कि केवल इच्छा या घोषणा से बढ़ोतरी संभव नहीं है, बल्कि उसे चलाने के लिए निरंतर धन का इंतजाम और फंडिंग की ठोस व्यवस्था चाहिए। यही कारण बताया गया है कि मांग कई वर्षों से लंबित रहने के बावजूद सरकार इसे तुरंत लागू करने की स्थिति में नहीं दिख रही। पेंशन धारकों की तरफ से यह भी लगातार कहा जाता रहा है कि वर्तमान 1000 की न्यूनतम पेंशन जो कि संशोधित की गई थी अब के समय में बहुत कम है। उस समय केंद्र सरकार ने बजटीय सहायता देकर यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी पात्र पेंशन भोगी इससे कम पेंशन न पाए, लेकिन उसके बाद से अब तक न्यूनतम पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पेंशन मुद्रास्फीति के हिसाब से स्वतः नहीं बढ़ती, ना ही इसमें डीए जैसा कोई नियमित समायोजन है। ऐसे में जब महंगाई और स्वास्थ्य सेवा लागत लगातार बढ़ रही है, पेंशन भोगियों के लिए यह मुद्दा और गंभीर बनता जा रहा है। इस पूरी तस्वीर में एक और महत्वपूर्ण डाटा भी सामने आया है जो संसद में रखे गए विवरण के मुताबिक बताया गया है। पूरे देश में लगभग 79 लाख के आसपास पेंशन भोगी इससे प्रभावित बताए जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हैं। इसलिए यह बहस सिर्फ नीतिगत आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधे सीधे घर चलाने, दवाइयों का खर्च उठाने और सम्मानजनक जीवन जीने से जुड़ जाती है। अब एक अहम सवाल यह भी है कि जब पेंशन भोगी डीए की मांग कर रहे हैं यानी महंगाई भत्ता या पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो सरकार इसे क्यों नहीं मान रही। इस पर श्रम मंत्रालय ने एक हाई एम्प्लॉयड मॉनिटरिंग कमेटी के निष्कर्षों का संदर्भ दिया है। सरकार के मुताबिक इस समिति ने यह जांच की कि क्या डीए देना संभव है या क्या ईपीएस पेंशन
पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यावहारिक है। समिति का निष्कर्ष यह रहा कि फंड की वर्तमान एक्चुरियल स्थिति को देखते हुए मौजूदा संरचना में ऐसे कदम वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं हैं। यानी सरकार का तर्क यह है कि डीए जैसी व्यवस्था शुरू करने से फंड की देनदारी बढ़ेगी और फंड का संतुलन बिगड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। इसी खबर के बीच एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। उच्च वेतन के आधार पर पेंशन, जिसे आम भाषा में हाई पेंशन कहा जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर भी संसद में जानकारी दी गई। सरकार का कहना है कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक बड़ा कदम यह है कि संयुक्त विकल्प जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई, ताकि पात्र कर्मचारी या पेंशन भोगी अपनी तरफ से आवश्यक विकल्प चुन सकें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। यानी जहां न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर वित्तीय वजहों से देरी की बात कही जा रही है, वहीं उच्च वेतन पर पेंशन वाले मामले में आदेशों के अनुपालन की दिशा में प्रगति का उल्लेख भी सामने आया है। अब कुल मिलाकर इस पूरे विषय पर निष्कर्ष जैसा सरकार का संदेश यही बनता है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने में मुख्य बाधा फंड का बीमांकित घाटा और व्यापक वित्तीय सीमाएं हैं। साथ ही डीए या महंगाई से जोड़ने जैसे प्रस्तावों को भी वर्तमान संरचना में वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं माना गया है। दूसरी तरफ उच्च पेंशन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ ने कुछ कदम उठाए हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन जो मांग वर्षों से सबसे अधिक चर्चा में है, यानी न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, वह अब भी अनसुलझी बनी हुई है और करोड़ों पेंशन भोगी ठोस राहत का इंतजार करते दिखाई देते हैं। अब चलिए दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं, जो ईपीएफओ की पेंशन व्यवस्था और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों से सीधे जुड़ी है। बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि अगर वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उनका पीएफ कटा है और वे अगले साल रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें पेंशन कितनी मिलेगी? इसी तरह जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वे भी अक्सर यह जानना चाहते हैं कि उनकी पेंशन की गणना सही तरीके से हुई है या नहीं, फार्मूला क्या है और किन बातों पर पेंशन निर्भर करती है। इसलिए यहाँ हम ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों के आधार पर यह समझते हैं कि पेंशन बनती कैसे है। भारत में सरकारी नौकरी पहले भी सीमित थी और समय के साथ यह अवसर और कम होते गए। ऐसे में बड़ी आबादी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। अगर आप किसी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो ईपीएफओ के तहत आप पेंशन के लिए भी पात्र हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी और कर्मचारी के पीएफ योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। यही ईपीएस फंड आगे चलकर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। यहाँ एक बुनियादी बात समझिए, ईपीएस के तहत पेंशन पाने की पात्रता शर्तें तय हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा कम से कम 10 वर्षों की होनी चाहिए। यानी अगर किसी ने कुल मिलाकर 10 साल या उससे अधिक समय तक ईपीएस के तहत योगदान वाली सेवा की है, तभी पेंशन की पात्रता बनती है। अब पेंशन की गणना का जो मुख्य फार्मूला बताया जाता है, वह इस प्रकार है। मासिक पेंशन का निर्धारण पेंशन योग्य सैलरी को पेंशन योग्य सेवा से गुणा करके और फिर उसे 70 से भाग देकर किया जाता है। यानी फार्मूला मूल रूप से यही है, मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणा पेंशन योग्य सेवा और फिर 70 से भाग। इस गणना में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली पेंशन योग्य सैलरी और दूसरी पेंशन योग्य सेवा। पेंशन योग्य सैलरी का मतलब आमतौर पर आपके पिछले महीनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का औसत लिया जाता है। यानी रिटायरमेंट के पहले के वर्षों के दौरान जो बेसिक प्लस डीए रहा, उसका औसत पेंशन योग्य सैलरी माना जाता है। इसके साथ ही पेंशन कैलकुलेशन के लिए सैलरी की एक सीमा भी बताई जाती है, जो फिलहाल 15,000 प्रतिमाह के रूप में कही गई है। यानी बहुत से मामलों में पेंशन की गणना इसी अधिकतम सीमा को ध्यान में रखकर की जाती है। वहीं पेंशन योग्य सेवा का अर्थ होता है कि आपने ईपीएस में कितने वर्षों तक योगदान किया। यह भी कहा जाता है कि अधूरे वर्षों के लिए राउंड अप का नियम लागू हो सकता है और अधिकतम सेवा की गणना 35 वर्षों तक मानी जाती है। यह फार्मूला ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी की सेवा अवधि और सैलरी रिकॉर्ड के आधार पर मासिक पेंशन तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गणना में एकरूपता बनी रहे। अब इसी को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि खबर में बताया गया। मान लीजिए हर प्रसाद नाम के कर्मचारी ने नौकरी शुरू की और रिटायर होने वाले हैं। इस स्थिति में कुल सेवा अवधि 25 साल के आसपास बनती है। अगर उनकी पेंशन योग्य सैलरी 15,000 मानी जाए और पेंशन योग्य सेवा 25 वर्ष हो, तो फार्मूले के अनुसार पेंशन होगी 15,000 गुणा 25 और फिर उसे 70 से भाग। इस गणना से जो राशि निकलती है वह लगभग 5,357 आती है और इसे राउंड ऑफ करने पर लगभग उतनी ही पेंशन मिलने का अनुमान बताया गया है। इस उदाहरण का उद्देश्य यही समझाना है कि ईपीएस में पेंशन की गणना किस तरह से एक तय गणितीय फार्मूले के आधार पर आगे बढ़ती है। यहाँ उम्र से जुड़ी शर्तें
भी ध्यान रखने वाली हैं। सामान्य तौर पर ईपीएस के तहत नियमित मासिक पेंशन 58 साल की उम्र से शुरू मानी जाती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में ही पेंशन का विकल्प चुनता है तो उसकी पेंशन में कटौती होती है और खबर के मुताबिक इसे 4% कम होना बताया गया है। दूसरी तरफ अगर किसी कारणवश 58 के बाद और अधिक उम्र तक पेंशन शुरू करने में देरी होती है तो पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान भी नियमों में बताया जाता है। अब साथियों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर नई अपडेट, सरकार के जवाब, ईपीएफओ की नई प्रक्रिया, पेंशन कैलकुलेशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार जानकारी देर से मिलने पर लोग जरूरी दस्तावेज, विकल्प या समय पर आवेदन करने का मौका चूक जाते हैं और बाद में परेशानी बढ़ जाती है। अब आगे की जानकारी में हम यह भी समझेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन के दौरान कौन कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, किन कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना रहती है और किस स्थिति में पेंशन कम होकर आती है। इसके अलावा ईपीएफओ रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि, जान बात साम नहीं, सेवा अवधि और सैलरी डेटा में छोटी सी गलती भी कैसे आपकी पेंशन को प्रभावित कर सकती है, इस पर भी हम साफ और सरल भाषा में बात करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का बाकी बचा हुआ हिस्सा भी बिल्कुल इसी नियम और इसी फॉर्मेट में पूरी लंबाई के साथ सुधार कर दे दूंगा, ताकि कहीं भी कोई गलती ना रहे, कोई शब्द बार बार ना आए और पूरा कंटेंट एकदम साफ, शुद्ध और वीडियो में बोलने लायक बने।